नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात गुजरात से है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा थाना क्षेत्र में स्थित जियाब बुढ़िया रोड पर साईं मोहन सोसाइटी के पास के मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे। वहां कुछ बच्चे मैदान में विकेट गाड़ने में लगे हुए थे, जबकि अन्य बच्चे बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। खेल के दौरान अचानक उनकी बॉल मैदान के पास झाड़ियों की तरफ चली गई। गेंद लेने के लिए 2-3 बच्चे झाड़ियों के पास पहुंचे। झाड़ियों में उन्हें एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। लड़की को इस हालत में देखकर बच्चे डर गए और तुरंत वापस लौटकर अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने अपने बाकी साथियों को झाड़ियों में एक लड़की के पड़े होने की बात कही। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर झाड़ियों की तरफ गए। जब बच्चे झाड़ियों के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर बच्चे खेल छोड़कर साईं मोहन सोसाइटी की ओर भाग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। बच्चों से जानकारी मिलने के बाद कई लोग मैदान के पास झाड़ियों की ओर गए। उन्होंने देखा कि सच में झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर में पांडेसरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और झाड़ियों में पड़ी लाश को ध्यान से देखा। लाश करीब 10 से 11 साल की एक लड़की की थी। उसने नीले और सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग का पैजामा पहन रखा था। लड़की के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट और मारपीट के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लड़की की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लड़की को नहीं पहचान सका। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि लड़की के साथ हैवानियत की गई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लड़की की हत्या कुछ घंटे पहले गला घोंटकर की गई थी। पांडेसरा पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या, हैवानियत और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। लड़की की पहचान न हो पाने के कारण पुलिस को शक हुआ कि उसकी हत्या किसी दूसरी जगह की गई होगी और शव को यहां झाड़ियों में लाकर फेंक दिया गया होगा। पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम लड़की की पहचान करना था। इसके लिए उन्होंने लड़की की तस्वीर के साथ जानकारी स्टेट कंट्रोल रूम भेज दी। इसके अलावा शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज लापता लड़कियों की रिपोर्ट भी खंगाली गई। पुलिस ने काफी कोशिशें की, लेकिन मृत लड़की की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ये घटना 6 अप्रैल की है और अब तक लड़की का पता नहीं चल पाया था। लड़की की लाश मिलने के अगले ही दिन पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगते हुए उसकी पहचान के लिए सूचना देने वाले को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने यह भी वादा किया कि जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हालांकि इनाम घोषित करने के बाद भी पुलिस को लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस ने अपनी ओर से मामले की जांच शुरू कर दी। इसी बीच 9 अप्रैल को सूरत के पांडेसरा इलाके के पास जियाब गांव के नजदीक हाईवे किनारे झाड़ियों में एक महिला की सड़ी गली लाश बरामद हुई। ये जगह पहले लाश मिलने वाले साईं मोहन सोसाइटी क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। महिला की लाश काफी पुरानी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट से पता चला कि महिला की उम्र 35 से 40 साल के बीच थी और उसकी हत्या गला घोंटकर कई दिन पहले की गई थी। महिला की पहचान भी नहीं हो पाई। 4 दिनों के भीतर एक ही इलाके में लड़की और महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। दोनों शवों की पहचान न हो पाने के कारण पुलिस के सामने जांच में मुश्किलें बढ़ गई। शवों की पहचान आमतौर पर जांच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। चूंकि दोनों शव एक ही इलाके में 2 किलोमीटर की दूरी पर मिले थे, पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध हो सकता है। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि शायद महिला उस लड़की की मां हो। इसे स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने दोनों शवों के डीएनए परीक्षण के लिए सैंपल भेजे। लड़की की लाश जहां से मिली थी वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। फुटेज में तड़के करीब 4:30 बजे एक हैचबैक कार दिखाई दी। कई फुटेज देखने के बाद कार का रंग काला होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने भेस्तान इलाके में काले रंग की सभी हैचबैक कारों की जानकारी जुटाई। आरटीओ से भी काले रंग की हैचबैक कारों का डेटा प्राप्त किया गया। जांच के दौरान पुलिस की नजर कार नंबर GJ05CL 8520 पर गई। जांच में पता चला कि यह कार भेस्तान के सोमेश्वर नगर में रहने वाले राम नरेश के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने राम नरेश को थाने बुलाकर पूछताछ की। उसने बताया कि उसकी कार 6 अप्रैल को हरसहाय गुर्जर लेकर गया था। इसके बाद पुलिस ने हरसहाय गुर्जर की तलाश शुरू की। पता चला कि वह भेस्तान इलाके के सोमेश्वर सोसाइटी की एक बिल्डिंग में अपने बड़े भाई हरिसिंह के साथ रहता है। हरसहाय गुर्जर मार्बल का ठेकेदार था और मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के पास स्थित कुरकुरा खुर्द गांव का निवासी था।
उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। उसका एक बेटा उसके साथ सूरत में रहता था, जबकि दूसरा बेटा गांव में ही रहता था। पुलिस ने हर सहाय के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद सूरत की सोमेश्वर सोसाइटी में उसके घर पर छापा मारा। हालांकि वहां हर सहाय नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया कि हर सहाय 2-3 दिन पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना सारा सामान लेकर गांव लौट गया है। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सवाई माधोपुर पुलिस की मदद से 20 अप्रैल को कुरकुरा खुर्द गांव में हर सहाय को पकड़ लिया। सूरत पुलिस ने हर सहाय को सूरत वापस लाकर पूछताछ शुरू की। इस बीच डीएनए जांच से यह पुष्टि हो गई कि पांडेसर इलाके में मिले महिला के शव की पहचान 11 साल की हैवानियत पीड़िता की मां के रूप में हुई। डीएनए रिपोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि महिला और बच्ची का शव मां बेटी का ही था। हर सहाय से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि मां बेटी मानव तस्करी का शिकार हुई थी। उनके साथ कई दिनों तक हैवानियत की गई थी और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बाद में हर सहाय के कुछ अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। पता चला कि हर सहाय कई साल पहले अपने बड़े भाई हरि सिंह के साथ सूरत आकर बस गया था। वह सूरत में मकानों और बिल्डिंगों में मार्बल लगाने का ठेका लेता था। वह अपनी पत्नी रमा देवी और छोटे बेटे प्रियांशु के साथ बेस्तान इलाके की सोमेश्वर सोसाइटी में किराए के मकान में रहता था। उसका बड़ा बेटा दीपांशु गांव में ही रहता था। हर सहाय के पास काम करने वाला कुलदीप नाम का एक युवक भी था। कुलदीप की शादी नहीं हुई थी और उसने करीब 6 महीने पहले राजस्थान से 35,000 में एक महिला को शादी के लिए खरीदा था। उस महिला के साथ उसकी 11 साल की बेटी भी थी। लेकिन बाद में कुलदीप के परिवार ने कुलदीप को उस महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। कुलदीप ने ये सारी बात हर सहाय को बताई। हर सहाय ने उस महिला और उसकी बेटी को अपने पास रखने की सहमति दे दी। इसके बाद कुलदीप और उसका दोस्त मुकेश ने महिला और उसकी बेटी को हर सहाय के हवाले कर दिया। हर सहाय ने उनके रहने की व्यवस्था सूरत के पास कमरेज में टाइल्स फिटिंग के एक काम की जगह पर कर दी। उसने उनके खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम किया। इसके बदले में हर सहाय ने महिला के साथ अवैध संबंध बना लिए। ऐसे मामलों की सच्चाई ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहती है। यहाँ भी यही हुआ। कुछ दिनों बाद हर सहाय की पत्नी रमा देवी को पता चल गया कि उसका पति एक औरत को अपने पास रखे हुए है। हर सहाय उस महिला के लिए अक्सर घर से कपड़े और सामान लेकर जाता था और कई घंटे तक वापस नहीं आता था। जब रमा देवी ने उससे इस बारे में पूछा तो हर सहाय टाल मटोल करने लगा। एक दिन रमा देवी ने एक भरोसेमंद व्यक्ति को अपने पति की गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए लगाया। उस व्यक्ति ने बताया कि हर सहाय ने एक औरत को रखा हुआ है। इस बात से रमा देवी ने हर सहाय से झगड़ा करना शुरू कर दिया और घर में रोज कलह होने लगी। इस दौरान हर सहाय ने महिला और उसकी बेटी को कमरेज से हटाकर मानसरोवर के एक फ्लैट में रख दिया। दूसरी ओर वह महिला हर सहाय पर बार बार शादी करने या पैसे देने का दबाव डालने लगी। इससे हर सहाय काफी परेशान हो गया और उसने महिला से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। मार्च के चौथे हफ्ते में एक दिन हर सहाय ने पहले उस महिला के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद उसने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। ये सब उसकी 11 साल की मासूम बेटी के सामने ही हुआ था। महिला की हत्या के बाद हर सहाय ने उसका शव पांडेसरा के पास फेंक दिया। 9 अप्रैल को पुलिस को महिला का शव सड़ी गली हालत में मिला। हत्या के बाद हर सहाय उस बच्ची को अपने घर ले आया। बच्ची अपनी मां को याद कर रोती रहती थी। हर सहाय के घर में किसी और की बच्ची को देखकर रमा देवी का अपने पति से झगड़ा और बढ़ गया। हर सहाय समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्ची का क्या करें। घर में बढ़ते झगड़े को देखकर और उस बच्ची द्वारा कभी भी पोल खोल दिए जाने के डर से वह कई दिनों तक बच्ची पर अत्याचार करने लगा। इस दौरान हर सहाय ने उस मासूम से हैवानियत भी की। 5 अप्रैल की रात हर सहाय उस बच्ची को मकान की छत पर ले गया, जहां उसने उसके साथ हैवानियत की। फिर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची की हत्या उसने सिर्फ इसलिए की कि कहीं वह अपनी मां की हत्या का राज उजागर न कर दे। हर सहाय ने 6 अप्रैल को तड़के राम नरेश की कार से उस बच्ची के शव को साईं मोहन सोसाइटी के पीछे क्रिकेट मैदान के पास झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में उसी दिन बच्ची का शव क्रिकेट खेलते बच्चों ने देखा। इसके बाद पांडेसरा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जहां से पुलिस ने शव बरामद किया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव मिले। इसके बाद 20 दिनों तक सूरत पुलिस शव की पहचान करने के लिए भटकती रही। राजस्थान और सूरत में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर पुलिस को मां बेटी की शिनाख्त करने में सफलता मिली। उस महिला के बारे में पता चला कि वह राजस्थान के सीकर की रहने वाली थी। महिला की मां के मुताबिक उस महिला का चेहरा बचपन में गर्म पानी से झुलस गया था। इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। बाद में उसकी शादी 22 जून 2007 को सीकर के फतेहपुर कस्बे में कर दी गई। ससुराल में आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
शादी के साल भर बाद ही उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बाद में महिला ने फतेहपुर निवासी पति को छोड़ दिया। फिर उसने 2010 में बूंदी में एक युवक से शादी कर ली। महिला अपनी बेटी को भी बूंदी ले गई। महिला का दूसरा पति बूंदी में जूते चप्पल बेचने का काम करता था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। पहले से ही उसके 3 बच्चे थे। दूसरी शादी के बारे में महिला ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। दूसरी शादी करने के बावजूद महिला को सुख नसीब नहीं हुआ। उसका पति से झगड़ा रहने लगा। एक बार पति से झगड़ा होने पर महिला अपने मायके चली गई। बाद में उसका पति भी बूंदी से सीकर आ गया। उस समय महिला की मां ने उससे कहा कि या तो यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाओ और अगर जा रही हो तो फिर दोबारा यहाँ पर मत आना। इसके बाद वह सीकर से चली गई थी। इसके बाद महिला के घर वालों का उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। घटना से करीब 7 महीने पहले यह महिला अपने पति से 2 दिन में आने की बात कहकर बेटी के साथ घर से निकली थी। वह घर से जेवर भी ले गई थी। जब महिला अपने घर 2 दिन तक वापस नहीं लौटी तो उसके पति को चिंता हुई। उसने महिला को फोन किया तो उसने बताया कि वह जयपुर में है और किसी बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। इसके बाद महिला से पति का कोई संपर्क नहीं हो पाया। परेशान होकर पति ने बूंदी कोतवाली में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। महिला की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि वह गंगापुर सिटी में है। ये खबर सुनकर उसका पति गंगापुर सिटी गया और वहां जाकर उसकी तलाश की, लेकिन वह वहां नहीं मिली। फिर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया तो लोकेशन दौसा, गंगापुर सिटी और उसके बाद सूरत में मिली। इस दौरान महिला के दूसरे पति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। उसने कहा कि अगर पुलिस सही सहयोग करती तो उसकी पत्नी सूरत तक नहीं पहुंचती और आज वह जिंदा होती। जब सूरत पुलिस ने महिला की तलाश की तो उन्होंने महिला के परिजनों को भी ढूंढ निकाला। पुलिस ने आधार कार्ड, फोटो और अन्य सबूतों की मदद से महिला की पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद पुलिस ने महिला और उसकी छोटी बेटी के शवों को उनके परिजनों की मौजूदगी में दफना दिया। 27 अप्रैल को सूरत के मोरा भागल कब्रिस्तान में दोनों के शवों को एकता ट्रस्ट के अब्दुल मलबार के सहयोग से दफनाया गया। पुलिस ने यह सारा काम गुप्त रूप से किया ताकि मीडिया को इस घटना की जानकारी न मिले। उन्होंने कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगा दिया और परिजनों को जिस कार में कब्रिस्तान तक ले गए उसके नंबर प्लेट को ढक दिया। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि परिजनों को कार में बीच में बैठाकर लाया जाए और उनके चेहरे ढके हों। इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों के बयान दर्ज किए। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 2 साल पहले सीकर में आई थी, लेकिन उसके बाद से उनका उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि सूरत के पांडेसरा इलाके में 26 अप्रैल को एक बच्ची का शव मिला था। उसकी पहचान करने के लिए सूरत पुलिस ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अन्य विभागों के 500 पुलिसकर्मियों को लगाया। पुलिस ने बच्ची की फोटो के साथ 8000 से अधिक घरों का दौरा किया। शहर में बच्ची की पहचान के लिए पोस्टर लगाए गए और 20 रुपये 000 का इनाम घोषित किया गया। बच्ची की पहचान करने के लिए पुलिस ने भेस्तान क्षेत्र और नेशनल हाईवे के आसपास के इलाकों के 800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा गुजरात और उसके आसपास के 3 राज्यों से गुमशुदा बच्चियों के फोटो लेकर मृतक बच्ची के फोटो से मिलान करने की कोशिश की गई। सूरत से दूसरे राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में भी बच्ची की तस्वीरें चिपकवाई गईं। सूरत के नागरिकों ने भी बच्ची की पहचान करने में मदद के लिए इनाम की घोषणा की। कपड़ा व्यापारियों ने अपने पार्सल पर जो दूसरे राज्यों में भेजे जाते थे बच्ची की तस्वीरें लगवाईं। जिस जगह पर बच्ची का शव मिला उसके आसपास 5 अप्रैल की रात से 6 अप्रैल की सुबह तक एक्टिव रहे करीब 1000 मोबाइल नंबरों की जांच की गई। भेस्तान की सोमेश्वर सोसाइटी की जिस इमारत में बच्ची को बंधक बनाया गया था वहां के लोगों को भी शव मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची की तस्वीर दिखाई, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। इसका कारण ये था कि बच्ची को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बाद में सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इनमें सीसीटीवी फुटेज और मां बेटी का डीएनए मिलान भी शामिल है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और इसके लिए सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यह मामला खुलने से ये भी सामने आया है कि आज भी महिलाओं की खरीद फरोख्त जारी है। खरीदने वाला उन्हें एक वस्तु की तरह देखता है। वह जब तक चाहता है महिला का शोषण करता है और जब उसका मन भर जाता है तो उसे बेसहारा छोड़ देता है या हर सहाय जैसे अपराधी उससे पीछा छुड़ाने के लिए हत्या कर देते हैं। इस घटना में ना तो महिला की कोई गलती थी और ना ही बच्ची की, लेकिन अपराधियों ने उनकी निर्दयता से जान ले ली। बाद में पुलिस ने हर सहाय और उनके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हर सहाय को मां बेटी के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सतर्क और सचेत करना है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से लोग जागरूक हो सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।